हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है आनुवंशिकता चैप्टर का ये आपका थर्ड लेक्चर है। इसमें हम आपको बताएंगे कि मेंडल के बारे में आपको जानना है और आगे उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं मैटर के ऊपर उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले आप लोग फर्स्ट वाले और सेकंड वाले जो वीडियोस हैं उनको देखेंगे तो ये बातें आपको और भी अच्छी समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, मेंडल आनुवंशिकता के जनक। पहले तो इसे आपको याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आपको मेंडल बताना है। ठीक है, अब मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के छोटे से गांव सिलीसिया में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। तो इसमें आपको थोड़ा ओवरऑल मतलब समझ लेना है कि ये ब्रून शहर ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और सिलीसिया में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। 1822, इस पे थोड़ा डेटा पे आपको ध्यान देना। माध्यमिक शिक्षा लेने के पश्चात सन 1847 में वे ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी नियुक्त हुए। क्या नियुक्त हो गए थे? पादरी। चर्च होता है ना, उसकी पादरी। ठीक है, मेंडल ने वहीं मटर के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए। वहीं पर जहाँ वो चर्च था, मतलब उसी दौर में उन्होंने अपना क्या किया भाई, संकरण शुरू कर दिया। मतलब मेंडल ने मटर के दानों को लिया और उन पर अपना मतलब रिसर्च शुरू कर दिया। उन्होंने सन 1857 ईस्वी से इस पौधे में 7 विपर्यासी यानी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। कहने का मतलब मटर में उन्होंने 7 प्रकार के लक्षण उनको दिखाई दिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल के जो अनुप्रयोग किया उस मटर के दानों में, यानी जो मटर है उसमें कितने प्रकार के लक्षण उन्होंने पाए, तो 7 लक्षण पाए थे। लगातार अध्ययन किया। ठीक है, लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, 8 वर्ष तक, बहुत बड़ा एक टाइम होता है 8 वर्ष। सन 1865 में प्राप्त सिद्धांत एवं निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ब्रून में ही नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रखा। इन सिद्धांतों तथा निष्कर्षों को सन 1866 में पादप संस्करण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया। मतलब ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया, उस सिद्धांत को पादप संस्करण के प्रयोग के नाम से क्या क्या जाना गया। उस जो उन्होंने इन मटर के पौधों के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं। परंतु अनेक महत्वपूर्ण कार्यों पर अनेक वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं। उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर अनेक वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी वो जो रिसर्च किए थे उस रिसर्च पर और वैज्ञानिकों ने अपना मतलब कोई मत ही नहीं दिया कई वर्षों तक, तो वो चीज़ें वहीं पर पड़ी ही रह गई। सन 1884 ईस्वी में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सन 1990 में 1900 में सॉरी थोड़ा सा सन 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के? हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के सैरमार्क वैज्ञानिक जो थे, ह्यूगो डी ब्रीज ये जर्मनी के और कार्ल कॉरेंस ऑस्ट्रिया के, सैरमार्क नहीं जर्मनी के, आप क्या देखिए, हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज थे, ठीक है, और जर्मनी के कार्ल कॉरेंस थे तथा ऑस्ट्रिया के सैरमार्क ने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के द्वारा मेंडल के नियमों की पुष्टि की। यानी जो मेंडल ने 7 नियमों को बताया था उन पर
इन लोगों ने, इन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और जाना, उनकी पुष्टि की। उन्होंने मेंडल के प्रयोगों से अनेक निष्कर्ष निकाले, जिनके आधार पर मेंडल के सिद्धांतों को नियमों का रूप दिया। इन्हीं सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के आधार पर ही मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो इन वैज्ञानिकों ने ही मेंडल के जो है नियमों को देखा और तब जाके उसे आगे ले गए, नहीं तो मेंडल के नियम वहीं पर रह जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। ये मेंडल के मटर पर प्रयोग। अब मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए, तो यहाँ पर क्या है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों में चुने गए 7 युग्म विकल्पी लक्षण, यानी कहने का मतलब वो जो 7 लक्षण उनको दिखे थे, ठीक है, मटर के अंदर, वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं उन्हें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उनके 7 लक्षण आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला लक्षण था यहाँ पर बीज की आकृति। उन्होंने पहले बीज की आकृति देखी, जिसमें आपको 2 बातें और समझना है, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण जो आपको दिखेगा और अप्रभावी लक्षण जो आपको नहीं दिखता है। बीज की आकृति उन्होंने देखी कि बीज गोल टाइप का भी हो सकता है और झुर्रीदार टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, बीज का रंग उन्होंने देखा। इन 7 को आपको जानना है। बीज का रंग पीला देखा उन्होंने और हरा देखा। ठीक है, पीला और हरा। पुष्प का रंग लाल भी और सफ़ेद भी, लाल भी और सफ़ेद भी। ठीक है, और अगला फली की आकृति। किसकी आकृति? फली की। तो फली की आकृति जो है, एक फूली हुई उन्हें दिखे और एक पिचकी हुई दिखी। ठीक है, फली का रंग हरा दिखा उन्हें और पीला दिखा। ठीक है, ये उन्होंने मटर को देख करके उनके 7 लक्षणों को उन्होंने डिटेक्ट किया, निकाला। आगे पुष्प की स्थिति। जब उन्होंने पुष्प की स्थिति देखी तो पुष्प की स्थिति कोई कक्षस्थ थी, बहुत ज़्यादा मतलब फैली हुई थी, और कोई अग्रस्त थी, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, पौधों की लंबाई, कोई पौधा लंबा था। ठीक है, कोई पौधा लंबा था और कोई पौधा बौना था। ठीक है, इन 7 लक्षणों को आपको ध्यान देना है और याद करना है कि इन 7 लक्षणों में उन्होंने क्या बताया। बीज की आकृति पर उन्होंने बताया कि गोला या झुर्रीदार हो सकता है, बीज का रंग पीला या हरा हो सकता है, पुष्प का रंग लाल या सफ़ेद हो सकता है, फली की आकृति फूली या पिचकी हो सकती है। ठीक है, फली का रंग पीला या हरा हो सकता है, पुष्प की स्थिति कक्षस्थ भी हो सकती है, अग्रस्त भी हो सकती है, और पौधे की लंबाई जो है आपका लंबा या बौना हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली जो मेंडल की हेडिंग है, मतलब इस चैप्टर की अगली हेडिंग है, मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। मेंडल साहब ने बहुत सारी बातें बताई, जिनमें उन्होंने कुछ और भी वर्ड्स का यूज़ किया है, जिन्हें हमें अलग से समझना होगा। ठीक है, उन वर्ड्स को हमें समझना होगा, तभी हम इन चैप्टर में और बातों को समझ पाएंगे। ठीक, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। आज थोड़ा कम ही आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप लोग इतना ही मतलब नोट्स बनाइएगा, जिस तरीके से हमने लिखा था उस तरीके से आपको भी लिखना है, बनाना है, ताकि सारी चीज़ें आपको भी अच्छे तरीके से लर्न हो पाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।